विचार पैदा हुआ है, भीतर जो प्राकृतिक घटना घटती है स्त्री पुरुष के, उसके लैंगिक भेद के आधार पर, उसी को आधार बना करके वह विकसित होता है। जैसे इस व्यक्ति का एक चेहरा है, तो यह व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति से मिलता है, तो उस व्यक्ति की जो आकृति है, उसको अपने भीतर छाप लेता है। हाँ? तो हम इंसानों के लिए दूसरा व्यक्ति जो उस आकार का है, उस कद-काठी का है, उस तरह से हाथ, आँख, नाक, मुँह, पैर, चेहरा, बाल, छाती, टाँगें, जो पूरा शरीर का ढाँचा है, तो जिस तरीके से हमारी आँखें रिसीव करती हैं ढाँचे को, उसको वो जीवित समझती हैं। वहाँ पर वास्तव में जीवन क्या है, यहाँ पर वास्तव में जीवन क्या है, इसकी प्रतिभिज्ञा दीगर बात है, इसकी समझ अलग बात है। लेकिन विचार में यह जो जो ढाँचा है, इस ढाँचे की छवि जीवित हो जाती है। तो आधार क्या बना? आधार यही शरीर बना ना। जीवन के नाम पर हम एक दूसरे की जो कद-काठी है, जो एक दूसरे की तस्वीर छापते हैं, वो एक इंसान की छवि ऐसे ही तो अपने भीतर छाप लेते हैं जैसा इंसान होता है। उसके आचरण और व्यवहार के भीतर जब किसी से आपका वैर होता है, तो वैर का जो केंद्र बिंदु होता है, ये किसी से आपकी मित्रता होती है, तो मित्रता का जो खूंटा होता है, जो केंद्र बिंदु होता है, जो एकदम बीच की कड़ी होती है, उसमें वही छवि तो होती है ना जिस आदमी के आकार की होती है। आप किसी व्यक्ति के मित्र संबंध को आप पत्थर के इर्द-गिर्द तो नहीं निर्मित कर सकते हैं ना। आप किसी व्यक्ति के साथ जो जीवित संबंध है, उसको किसी पंखे के साथ या किसी दरवाजे के साथ तो नहीं निर्मित कर सकते हैं ना। तो जो आपके हमारे भीतर किसी व्यक्ति की जीवित छवि बनती है, उस व्यक्ति की जो रूपरेखा है, उसके आधार पर बनती है। ठीक बात है। यानी विचार आधार बनाता है उसी चीज का जो कि वास्तविक रूप से धरातल पर घट रही है। ये जीवन घट रहा है, इसी को आधार बना करके वह इमेज बनाता है और उस इमेज को जीवित सा करने के लिए सक्रिय करता है। जैसे सिनेमा में जब हम आप देखते हैं तो बहुत सारी इमेज एक दूसरे के पीछे लगी रहती हैं, तो वहां पर जीवित सा घटने लगता है। तस्वीरें ही होती हैं, तेजी से जब वो गति करती हैं तो वो इस अनुपात में गति करती हैं कि जिस अनुपात में इंसान जीवित रहता है। तो हम कहते हैं कि वहां पर कोई व्यक्ति ऐसा है जैसे चल रहा है, अन्यथा वो तस्वीरों की श्रृंखला ही होती है। अब थोड़ा और भीतर चलते हैं। जो पुरुष है, पुरुष की जो देह है, उसकी प्रकृति कुछ ऐसी है जो कि चीजों को और फैलाना चाहती है। उसके अंदर वीर्य है जो कि फैलना चाहता है। एक उदाहरण से बात समझ में आएगी। सेमल, सेमल का जो बीज होता है, वह बीज अपने इर्द गिर्द बहुत सारी रुई पैदा करता है। सेमल का वृक्ष अपने बीज के साथ बहुत सारी रुई पैदा करता है, जिससे वह अपने बीज को उड़ा करके खूब दूर तक, मीलों दूर तक ले जा करके बो सके। यह प्रकृति की स्वाभाविक प्रक्रिया है, उसको अपने को बरकरार रखने के लिए, आगे बदस्तूर जारी रखने के लिए। क्योंकि एक बीज एक सुनिश्चित सीमा तक वह अंकुरित होने के बाद बूढ़ा होकर के मर जाने वाला है। एक जो पशु पैदा हुआ है, वह उसके अंदर इतनी इतनी एक पोटेंशियलिटी है कि एक सुनिश्चित जीवन काल तक ही वो जिएगा, इसके बाद मर जाएगा। तो वह जो सुनिश्चित काल तक जीने वाला है, उस जितनी उसकी पोटेंशियलिटी है, उसके पूर्व ही उसके भीतर से कोई और चीज आगे निकल करके उसी जैसा एक दूसरा जीवन खड़ा कर दे, उसी में बीज या वीर्य का निर्माण होता है। और आगे बढ़ाए रखने के लिए वह घटना है जिसको हम पुरुषोचित घटना कहते हैं, पुरुषोक्त घटना कहते हैं, वीर्य की घटना। तो पुरुष के अंदर उस वीर्य के आधार पर तृष्णा पैदा हुई और फैलना चाहता है और बड़ा साम्राज्य। तो पुरुषों ने सिकंदर, तैमूर, चंगेज, हिटलर अपने साम्राज्य आगे बढ़ाए। अकबर, अशोक, विक्रमादित्य, भोज, इन्होंने अपने साम्राज्य बढ़ाए।
वो साम्राज्य बढ़ाने का जो जो ख्याल आता है, उसके पीछे वीर्य शामिल है। उसके पीछे जो जैविक घटना है पुरुष देह की, वो शामिल है। उसी को क्लोन करके, उसी घटना के आधार पर जब वो साइकी में प्रवेश करती है, वह घटना, वह वृत्ति, वह प्रवृत्ति जो शरीर में व्याप्त है, वह जब मानसिक धरातल पर मूव करती है, तो व्यक्ति के अंदर महत्वाकांक्षा पैदा होती है। एक बात इसमें हम और साथ में ध्यान रखें कि अब अभी जिस तरीके से इंसान है, थोड़ा गड्डम गड्ढ है। हम जरूरी नहीं कि कोई स्त्री देह में हो, उसके अंदर पुरुषोचित चित्त ना हो सकता है ऐसा। और ऐसा पुरुष भी हो सकता है जिसके अंदर स्त्रियोचित चित्त हो। यानी स्त्रैण अहंकार पुरुष के अंदर भी हो सकता है, और पुरुष अहंकार स्त्री के अंदर भी हो सकता है। ये थोड़ा सा लंबे समय तक इस आभासी धरातल पर बने रहने चलने से यह चीज पैदा हुई है। लेकिन अगर मोटा मोटा हम कहें तो स्त्री ढंग और पुरुष ढंग के ये भेद है कि जो महत्वाकांक्षा है, तृष्णा है, वो वीर से पैदा, क्योंकि वीर और आगे बढ़ना चाहता है, उसको मल्टीपल पार्टनर चाहिए। तो पुरुष के ढंग, पुरुष के भीतर सहज रूप से, वो प्राकृतिक रूप से वो बहुगामी होता है, उसकी इच्छा बहुगामी होने में होती है। और वही चीज जब साइकी में चली जाती है, मानसिक धरातल पर चली जाती है, तो हर क्षेत्र में वह आगे बढ़ना चाहता है। उसको पद भी सबसे ऊंचा चाहिए, प्रतिष्ठा भी सबसे ऊंची चाहिए, वो बड़े से बड़ा संगीतज्ञ बनना चाहता है, जो कि बिल्कुल विपरीत बात है। अगर आपको प्रतिष्ठा सबसे बड़ी चाहिए तो आप बड़े संगीतज्ञ नहीं बन सकते। आपको बहुत बड़ा पद चाहिए तो आप बुद्ध नहीं बन सकते, मतलब बोध को उपलब्ध नहीं हो सकते, क्योंकि महत्वाकांक्षा कहीं ऊंचे उठने की आपको जो यथार्थ है उससे देखने से वंचित करा देती है। हम आप साथ साथ इसका अन्वेषण कर रहे हैं। यहाँ पर आसपास कहीं कोई मशीन चल रही है जिसके इंजन की आवाज आ रही है। आप भी होशपूर्ण रहिए जो आपके आसपास हो रहा है उसके प्रति। हम आप साथ साथ चल रहे हैं। ये हुआ पुरुष ढंग, पुरुष में तृष्णा, अंतिम समय तक पुरुष में तृष्णा विद्यमान रहती है, मरते दम तक। और वही तृष्णा है जो आगे बढ़ जाती है। जिस ढंग से आप अभी जीते हैं वही ढंग आगे बढ़ जाता है, ढंग आगे चला जाता है। महत्वाकांक्षा और 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 फैल जाए, और बड़ा साम्राज्य, उसका कोई अंत नहीं। जैसे ऐसा मैंने सुना है कि एक पुरुष के पास इतना वीर्य शक्ति होती है कि वो गर्भाधान के लिए पूरी धरती को भी, पूरी धरती की स्त्रियों के लिए भी पर्याप्त हो सकता है। तो एक एक व्यक्ति का अहंकार पूरी पृथ्वी के साम्राज्य को भी पकड़ ले, आच्छादित कर ले, सभी चीजों पर वह काबिज हो जाए, ये बिल्कुल संभव है। वो वहां से आता है। ये पुरुष ढंग है अहंकार का। आप समझते हैं स्त्री ढंग को। पुरुष ढंग से कैसे क्रांति होती है, पहले थोड़ा उस पर हल्का सा समझ ले, फिर स्त्री ढंग में विधिवत प्रवेश करते हैं। पुरुष ढंग में वही ऊर्जा, ऐसा थोड़ा मैं उसमें बहुत गहरे में नहीं जाना चाहता हूं, पर बायोलॉजिकली जो चौथी देह है, फिफ्थ सीट, विज्ञान में कोश, उसमें ऐसा ऐसा कुछ विधान है, ऐसा पाया जाता है कि व्यक्ति यदि यह जो उसके भीतर आभासी धरातल पर तृष्णा पैदा हुई है, महत्वाकांक्षा पैदा हुई, जो कि क्लोन है उसके भीतर वीर्य का, वह चीज अगर वह अपने भीतर देखना शुरू करे, वह जो अहंकार का केंद्र है उसको देखना शुरू करे, तो सारी ऊर्जा ऊपर की तरफ बढ़ने लगती है। वह प्रतीकात्मक भी हो सकता है, मैं उसमें बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहता। वह ऊर्जा हो सकता है कि जहां पर अहंकार का परिपूर्ण विसर्जन है, माने जहां पर पूरी तरीके से विचार की प्रक्रिया का अंत है, वहां प्रवेश कर सकती है। उसको सहस्त्रार की प्रक्रिया कहते हैं। बड़ी मजे की यहां पर एक और बात है कि नासमझी में यह जो कुंडलिनी की प्रक्रिया है, इसको स्त्रियों ने भी पकड़ लिया, जबकि स्त्रियों में कुंडलिनी जैसी कोई घटना होती ही नहीं है। वो बिल्कुल भिन्न घटना है।
पुरुष के अंदर हो सकती है। पुरुष के अंदर जो तृष्णा है, जो महत्वाकांक्षा है, यदि वह लौटनी शुरू हो तो करुणा में परिणत हो सकती है, जागरूकता में परिणत हो सकती है। लेकिन स्त्री का माध्यम, स्त्री का ढंग कुछ और है, उसमें अभी प्रवेश करते हैं हम लोग। और मजा ये है कि समझाने वाले पुरुष हैं, तो जैसा अपने अंदर थोड़ा बहुत देख पाते हैं या कल्पना कर लेते हैं, वैसा सिखा देते हैं। तो स्त्रियों की कुंडलिनी जग रही है। बहुत सारी स्त्रियां हैं जो कुंडलिनी की टीचर हैं। मूलाधार से ऊर्जा उनकी सहस्त्रार में जा रही है। असल में वो गहरी कल्पना कर रहे हैं। वो बहुत गहरा सम्मोहन है कि स्त्री के अंदर अंदर कुंडलिनी जगनी शुरू हो जाए। कोई कुंडलिनी होती ही नहीं तो जगेगी कहां से? कल्पना जरूर की जा सकती है। तो एक अहंकार के ढंग यानी तृष्णा से हम अपनी संभावनाओं से वंचित हो जाते हैं, वही मानव चित्त में है। दूसरा एक ढंग है जो स्त्री के अंदर है, वह है गर्भ। गर्भ ढंग है, गर्भ ढंग जो गर्भ की प्रकृति है प्राकृतिक रूप से, वह संजोती है, वह पालती है, वो फैलती नहीं है, उसके अंदर महत्वाकांक्षा नहीं है, वह संजोती है, संभालती है। उसकी पूरी प्रकृति में जो उसके पास में है उसको संभालना है, उसको सहेजना है, उसको सुरक्षित रखना है। जैसे गर्भ में पल रहा बच्चा, वह उस स्त्री के द्वारा सजोया, संभाला और सहेजा जा रहा है, पोषित किया जा रहा है, पाला जा रहा है, वैसा ही क्लोन बन करके स्त्री के चित्त में आ गया है। आप देख सकते हैं इस बात को। स्त्री जैसे ही प्रेम में पड़ती है वो पजेसिव हो जाती है, वह अपने परिवार के प्रति बिल्कुल पजेसिव हो जाती है, उसी के इर्द गिर्द उसका पूरा जीवन घूमता है। वह गर्भ से आया है। जैसे गर्भ में बच्चा है, पूरा ध्यान प्राकृतिक रूप से, वो प्रकृति की घटना है कि पेट में गर्भ पल रहा है, तो पूरा मादा का ध्यान उस गर्भ पे रहता है कि उसको चोट ना लगे, उसको भरपूर पोषण मिले, उसको संभालने में सहेज। तो मातृत्व जो है वह प्रकृति के द्वारा मादा के अंदर पैदा किया गया है, संभालने के लिए, सहेजने के लिए। वही चीज जब आभासीय धरातल पर आती है तो वही चीज ममता बन जाती है। वह स्त्री का पजेसिव ढंग है। प्लीज मेरी किसी बात को स्वीकार मत करिए, जांचिए अपने भीतर। मैं हो सकता है कि कल्पनाओं में जी रहा व्यक्ति हो या अपने तथाकथित कैलकुलेशन में चल रहा हूं, और यह भी हो सकता है कि जो भी मैं कह रहा हूं वो बहुत गहन जांच से आ रहा हो, कोई बात अनायासी नहीं कही जा रही हो, सत्यापन से आ रहा हो। इसलिए आप सत्यापन करिए। एक चींटी है जो यहां से वहां तक अकेले चल रही है इस फर्श पे।